नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। CMICS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट लगभग 7 क्लास में आपने 2 टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया है, जहां पर आपने देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो यहां पर यूनिट नंबर 3 को हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी में आपने देखा कि प्रारंभिक बिंदु जो था आपका, जहां पर हमने सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा ज्योग्राफी को इंडिया के संदर्भ में, और सेकंड टॉपिक में हमने देखा जो जलवायु दशाएं होती है और एक भौगोलिक विभाजन, इन 3 बिंदुओं को हमने क्रमबद्ध रूप से लगभग 7 क्लास में कंप्लीट किया है। आज की क्लास में एक नया बिंदु जो कि सिलेबस में आप देखेंगे, जहां पर लिखा होगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको वन संसाधन पढ़ना है, खनिज संसाधन पढ़ना है और ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक को प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम कवर करेंगे। ये 3 टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में आपके तीनों टॉपिक कवर हो जाए। प्रीलिम्स एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए इन चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि मेंस के दृष्टि से अलग हम क्लासेस आपकी ले रहे हैं, जहां पर मेंस की दृष्टि से हम मेंस को जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए उसको कवर कर रहे हैं। तो यहां पर आज की क्लास में हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। ये खनिज संसाधन में खनिज का मतलब क्या होता है, ये खनिज संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि संसाधन में जो खनिज संसाधन है आपके, ये खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण देखेंगे। फिर भारत के संदर्भ में हम जानेंगे कि भारत में खनिज की कौन कौन सी पेटियां पाई जाती हैं। तो 7 विभिन्न पेटियों की हम चर्चा करेंगे, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे। और उसी क्रम में हम देखेंगे लास्ट में कि विभिन्न आपके जो अलग अलग राज्यों में कौन कौन से खनिज संसाधनों का भंडारण है, और साथ ही साथ में किस किस राज्य में किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहां पर मैं एक लेटेस्ट डाटा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपका जो उत्पादन वाला है, खनिज उत्पादन कहां पर भंडारण ज्यादा होता है, ये करंट से जुड़ा हुआ इशू रहता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट का ही मैंने डेटा इसमें इंक्लूड किया है, और पीडीएफ के माध्यम से वो डेटा मैं आपको दिखलाऊंगा, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें हैं जिसको मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बता दूंगा। तो टॉपिक है आपका प्राकृतिक संसाधन। हम पढ़ रहे हैं अपना प्रीलिम्स के यूनिट नंबर आप पढ़ रहे हैं 3rd, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है। इस इंडियन ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधन, इन प्राकृतिक संसाधन में 3 टॉपिक आपके दिए गए हैं: वन, खनिज एंड एनर्जी। जहां पर पहले हम पढ़ेंगे, देखिएगा क्रम कोई सा भी रखा हो, लेकिन हम पहले खनिज संसाधन को पढ़ेंगे, देन एनर्जी में पहुंचेंगे, लास्ट में हम वन संसाधन में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे आपका खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का एक चार्ट बनाते हैं। खनिज संसाधन में सबसे पहले हम देखेंगे एक खनिज क्या होता है, इसके पश्चात खनिज के प्राप्ति की विधियां, खनिज के प्राप्त करने की विधियां, इसी के पश्चात खनिज के प्रकार, उसके बाद भारत में खनिज पेटियां, और फिर भारत में खनिज संसाधनों का भंडारण एवं उत्पादन। ये आपका जो खनिज संसाधन के अंतर्गत सब टॉपिक है, इसको कवर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर खनिज क्या है, खनिज की प्राप्ति की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसके बाद में खनिज के कौन कौन से प्रकार हैं, और फिर भारत में खनिज पेटियाँ, और लास्ट में हम देखेंगे भारत में खनिज संसाधनों का भंडारण। अर्थात यहाँ पर प्रमुख खनिज की चर्चा करते हुए प्रमुख खनिज की चर्चा करते हुए हम एक एक खनिज के बारे में जानेंगे, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज,
ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, बॉक्साइट पढ़ेंगे, बॉक्साइट जो आपका एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट के एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है वहाँ पर हम देखेंगे। तांबा के बारे में देखेंगे, मैग्नीज के बारे में देखेंगे, कुछ अन्य प्रमुख खनिज संसाधन है जिसके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, प्राकृतिक खनिज भी होते हैं आपके, जो प्राकृतिक खनिज में हम किसको रखते हैं, ईंधन खनिज होता है आपका, ठीक है, शेल ईंधन होता है आपका, ठीक है, वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह आखिर एक खनिज होता क्या है। ठीक है, देखिएगा, प्राकृतिक रूप से भूगर्भ में अयस्कों से युक्त चट्टानों में मौजूद पदार्थ खनिज कहलाता है। एक और ये बात बतला सकते हैं, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों से युक्त प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। खनिज की प्राप्ति अयस्कों से होती है। इसलिए सभी खनिज अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं। ये सामान्य बातें लिखी मैंने यहां पर। खनिज के संदर्भ में समान रासायनिक भौतिक गुणधर्म रखते हैं और भूगर्भ में अयस्क से युक्त चट्टानी संरचनाओं में मौजूद होता है। ये चट्टानी संरचना है, ये चट्टानों में मौजूद होता है। तो चट्टानी संरचना को 3 नाम में बतलाऊंगा, यहाँ पर 4 नाम की मैं चर्चा करूंगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, कि वो 4 चट्टानी संरचनाएं कौन कौन सी होती है जहां पर आपको खनिजों की प्राप्ति होगी या खनिजों का भंडारण देखने को मिलेगा। कहीं पर धात्विक मिलेगी तो कहीं पर अधात्विक मिलेगी, ये वर्गीकरण हम देखेंगे। फिर मैंने लिखा है कि खनिज की प्राप्ति जब अयस्कों से हो रही है तो हम कहेंगे जितने भी खनिज होंगे वो क्या होंगे, अयस्क युक्त होंगे। लेकिन सभी अयस्कों से खनिज की प्राप्ति हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि सभी खनिज जो होते हैं आपके अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्कों को खनिज के श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो ये खनिज की एक सामान्य परिभाषा होगी जिसको आप नोट कर सकते हैं। साधारण रूप से आपको परिभाषित करना है तो इस रूप में आप इससे परिभाषित कर सकते हैं। अब खनिज ये है संसाधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधन है। तो ये खनिज जो है इसकी प्राप्ति जो चट्टानी संरचनाओं से होती है, वो चट्टानी संरचना कौन कौन सी है? खनिज युक्त चट्टानी संरचनाएं। क्लियर है? खनिज युक्त चट्टानी संरचनाओं में 4 प्रमुख चट्टानों के नाम में लिखूंगा। एक हो जाएगा आपका आर्कियन, दूसरा हो जाएगा आपका, इसे आधी भी कहा जाता है, फिर होता आपका धारवाड़, फिर तीसरे नंबर पर होता है कुडप्पा, चौथे नंबर पर विंध्यन। ठीक है, और ध्यान रखना यही कालक्रम है इसके उत्पत्ति का कालक्रम। ठीक है, सबसे पहले कौन सी चट्टान आई है? आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। ध्यान रखना ये जो चारों चट्टानी संरचना है इसकी उत्पत्ति आपकी होगी प्री कैम्ब्रियन
कल्प में। प्री कैम्ब्रियन के दौरान ही चारों चट्टानी संरचना का उद्भव होता है। सबसे पहले ये सबसे प्राचीनतम चट्टानी संरचना है। अगर चारों में सबसे प्राचीनतम चट्टानी संरचना की बात करें तो आप कहेंगे कि आर्कियन। उसके बाद आर्कियन से बनेगी आपकी धारवाड़, धारवाड़ से बनेगी आपकी कोडप्पा और कोडप्पा से बनेगी आपका विंध्यन। तो अगर कहें कि मैंने बताया कि आपका यह पृथ्वी की एक सतह है, ठीक है, यह पृथ्वी का एक आंतरिक भाग है, तो मैं कहूंगा सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको विंध्यन। उसके नीचे आपको जो चट्टानी संरचना मिलेगी वो होगी आपकी कोडप्पा। उसके पश्चात आपको जो चट्टानी संरचना मिलेगी वो होगी आपकी धारवाड़, और सबसे आंतरिक भाग में मिलेगी आपको वो चट्टान होगी आपकी आर्कियन। ठीक है, आर्कियन चट्टानी संरचना। इसका मतलब सबसे ऊपरी धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानी संरचनाएं कौन सी हो जाएगी आपकी विंध्यन, और सबसे प्राचीनतम जो चट्टानी संरचना है वो हो जाएगी आपकी आर्कियन। ये आर्कियन के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना बनती है, और धारवाड़ चट्टानी संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना बनती है, और फिर कोडप्पा क्रम की चट्टानी संरचनाओं में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना का विकास होता है। अगर आप बात करें कि जो आपका छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वहां पर आपको कोडप्पा, धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलेगी। तो वहीं अरावली पर्वत क्षेत्र में बात करें तो वहां पर आपको मिलेगा कोडप्पा क्रम की चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलेगी, जहां पर चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक के काफी भंडारण मौजूद होंगे। अभ्रक के उत्पादन में आपने देखा होगा कि वहां पर कई ऐसी खदान हम चर्चा करेंगे क्लास के दौरान, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचनाओं में यह अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में भी क्यों होता है। क्लियर हुआ? तो ये चट्टानी क्रम की संरचना है जिसको आपको ध्यान रखना है, जो खनिजों से युक्त होती है। इसलिए हमने कहा कि खनिज जो होते हैं अयस्कों से होते हैं, तो सभी खनिज अयस्क कहलाते हैं, लेकिन सभी अयस्कों को आप खनिज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रम की चट्टानी संरचना याद रखना, ये हायरार्की ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे खनिजों के प्राप्ति की विधियां। खनिजों के प्राप्ति की 3 विधियां हैं। एक होता आपका खनन, दूसरा होता आपका उत्खनन, और तीसरा होता आपका प्रवेदन। तीनों शब्दों को ध्यान रखना। और ये जो खनन होता है, खनन, उत्खनन और प्रवेदन, क्लियर है? तीनों बात ध्यान रखना। प्रवेदन अत्यधिक गहराई में मौजूद खनिजों की प्राप्ति की विधि है। ठीक है, उत्खनन की बात करें, सबसे ऊपरी सतह से खनिजों के प्राप्ति की विधि। और यहां पर हम लिखेंगे मध्यम गहराई में मौजूद खनिजों के प्राप्ति की विधि। यही प्रश्न एक बार इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, खनन, उत्खनन, प्रवेदन में क्या अंतर है? सिर्फ यही अंतर है कि गहराई के आधार पर खनिजों को निकालने की विधि है, या ड्रिलिंग होता है आपका। जो प्रवेदन होता है, ड्रिलिंग के माध्यम से अत्यधिक गहराइयों में खनिज जो मौजूद होते हैं उनको बाहर निकालना है। जैसे कि मैंने कहा पेट्रोलियम की प्राप्ति करना है तो आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रिलिंग के माध्यम से ये खनिज की प्राप्ति हो सकती है। उत्खनन, जो ऊपरी सतह पर ही खनिज मौजूद होते हैं तो उनको उत्खनन विधि के द्वारा निकाला जाता है। और मध्यम गहराई में जो होते हैं, जिनके लिए खदान खोदनी पड़ती है, आपको खदान बनानी पड़ती है, जैसे कोयले की खदान,
ठीक है, लोहायस्क की खदान। तो ये जो होता है, जो खनन जो होता है, तो खनन में मध्यम गहराई में मौजूद खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों विधियों का नाम ध्यान रखना, खनन, उत्खनन और प्रवेदन। ये 3 नई शब्दावली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो तीनों विधियों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। आपसे कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक गहराई में खनिजों के खनन की विधि है, तो वो हो जाएगी आपकी प्रवेदन, मध्यम के लिए आपका खनन, और ऊपरी सतह पर ही खनिजों को प्राप्त करना है तो उत्खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे खनिजों के प्रकार। खनिजों को मुख्यतः 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है आपका धात्विक खनिज और एक होता है आपका अधात्विक खनिज। देखेंगे दोनों क्या होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं इनको फिर से 2 वर्गों में आप बांट सकते हैं। एक होता है आपका लौह धात्विक खनिज और दूसरा अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। चलिए देखते हैं यहां पर एक एक करके। पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि ये धात्विक खनिज होते क्या हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं जिसमें, ठीक है, जिसमें किस प्रकार के, अगर धातु के गुण मौजूद होंगे, यहां पर हम कहेंगे ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण मौजूद होंगे। धातु के गुण क्या होंगे? मौजूद। लेकिन यहां पे धातु के गुण मौजूद नहीं होंगे। इसका मतलब जो ये धात्विक खनिज होते हैं इनमें चमक होगी। ठीक है, चमक के साथ में इनमें आघात वर्धनीयता होगी। आघात वर्धनीयता मतलब इसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इसमें तन्यता का गुण होगा। तन्यता मतलब खींचकर लंबा किया जा सकता है। और साथ ही साथ में इसमें चालकता, विद्युत के प्रति या ताप के प्रति विद्युत की चालकता होगी, तो उन्हें धात्विक खनिज कहेंगे, जिसमें धात्विक गुण मौजूद होंगे। और ये सारी चीजें जो अधात्विक खनिज में क्या होता है, मौजूद होती है, अधात्विक खनिज में मौजूद नहीं होती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। चमक भी नहीं होगी, आघात वर्धनीयता नहीं होगी, तन्यता नहीं होगी, चालकता नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें चालकता होती है, तो अपवाद के तौर पर वहां पर हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिसमें धात्विक गुण मौजूद होंगे उसे धात्विक खनिज कहा जाएगा, जिसमें धात्विक गुण मौजूद नहीं होंगे उसे अधात्विक खनिज कहा जाएगा। अब देखिएगा, जिन धात्विक खनिजों में लोहे की मात्रा, ये लोहांश की मात्रा होगी, लोहांश की मात्रा, लोहांश की मात्रा होगी, उसे कहेंगे लोह धात्विक खनिज। और जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होगी, लोहांश की मात्रा नहीं होगी, उसे हम कहेंगे अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक गुण तो मौजूद होंगे लेकिन लोहे के अंश मौजूद नहीं होंगे, उसे अलोह धात्विक खनिज कहा जाएगा। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहां पर, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, जैसे कि यहां पर लिखेंगे हम लोह अयस्क, ठीक है, लोह अयस्क लिख सकते हैं, मैग्नीज लिख सकते हैं। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे, उन एग्जाम्पलों को यहां पर हम कोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक वर्गीकरण है धात्विक अधात्विक खनिज का, और एक लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां पर हम एक एक खनिज के बारे में जानने से पहले हम जो पेटियां हैं भारत में, तो इसका एक मैप है, उस मैप के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में जो खनिज पेटियां हैं वो खनिज पेटियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न खनिज पेटियां। ठीक है, यहीं पर एक मैप होगा। चलिए, ये है मैप। चलिए, शायद आपको ये चीज़ें विजिबल हो रही होगी, नहीं भी हो रही तो मैं यहाँ पर फिर से इस पर
एक हाईलाइट के रूप में मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये तो इंडिया का मैप है आपका। ठीक है, ये आपका मैप हो गया। अब इसमें जो भारत के अंतर्गत अगर देखें तो यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ बातें नोट कर देता हूं। भारत में खनिज पेटियां, ठीक है, भारत में खनिज पेटियां, तो मुख्यतः 7 खनिज पेटियां हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की पेटी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका मध्यवर्ती पेटी, तीसरा हो जाएगा दक्षिणी पेटी, चौथा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी, पांचवें नंबर पर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी खनिज पेटी, जिसे अरावली खनिज पेटी भी कहा जाता है। ठीक है, 6 नंबर पर आपका देखिएगा, यहाँ पे तो खनिज अयस्क लिखे हुए हैं। ये जो 1 नंबर है मैं आपको नंबरिंग यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो बीच में एक सर्कल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया दिख रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कवर करता है, ये हो जाएगा आपका नंबर 2। इसके बाद देखिएगा ये जो दक्षिणी क्षेत्र की पेटी है जो कि आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तारित है, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर में। उसके बाद गोवा, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का लेकिन मैक्सिमम कर्नाटक गोवा वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका, इसे हम कहेंगे ये 4 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर के बाद ये देखिएगा आप, ये उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र की पेटी, तो यहां पर हम 5 नंबर नोट कर देंगे। 5 नंबर के बाद देखिएगा हिमालयी क्षेत्र की पेटी, या फिर आप कहेंगे ये दिख नहीं रहा होगा, उत्तर पूर्वी खनिज पेटी। ठीक है, 6 नंबर पर आपका ये जो है ये 6 नंबर। ठीक है, और 7 नंबर पे हम रखेंगे तटीय क्षेत्र की पेटी। तटीय क्षेत्र में आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों आ जाएंगे। मेनली ये जो तटीय क्षेत्र की पेटी है यहाँ पर पेट्रोलियम खनिज संसाधन मौजूद होंगे। ठीक है, पेट्रोलियम खनिज संसाधन मौजूद होंगे तटीय क्षेत्रों की पेटी में। फिर आपका ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पेटी, यहाँ पे भी प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक खनिज मिलेंगे आपको। उत्तर पूर्वी खनिज पेटी जो कि अरावली पर्वत क्षेत्र की पेटी है, यहाँ पर आपको कुडप्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना, मेनली कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना मौजूद होने के कारण यहाँ पर आपको आधात्विक खनिज के रूप में भी कई सारी संरचनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप सबसे जो मध्यवर्ती क्षेत्र के जो बगल में आप पूर्व में देखेंगे, जिसे आप कहेंगे पूर्वी क्षेत्र की पेटी भी कह सकते हैं, इसी का एक नाम है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की पेटी, जिसे भारत में खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है आपका 1 नंबर पर जो लिखा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? भारत में खनिजों का
हृदय स्थल, हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, हम देख लेंगे क्या क्या चीज़ें है। यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है, जो डॉट बना हुआ है, वो लोहयस्क है। जहाँ पर सी लिखा हुआ है उसका मतलब वो क्या है, वहाँ पर कोयला है। जहाँ पर ये अर्धचंद्राकार डार्क है, अर्धचंद्र के रूप में डार्क है, वो हो जाएगा आपका मैग्नीज का। और जो ट्रेंगल वाला डार्क है वो हो जाएगा आपका कॉपर का। और जो ये वाला सिंबल बना हुआ है वो ऑयल एंड गैस फील्ड है हो जाएगा। बॉक्साइट में आपका केवल सर्कल हो जाएगा। और माइका में आपका जो एक चतुर्भुज जैसी संरचना मिलेगी। जेड के रूप में आपको जिंक मिलेगा, कैपिटल जी के रूप में गोल्ड और कैपिटल एस के रूप में सल्फर मिलेगा आपका। ठीक है, सल्फर कैपिटल एस के रूप में। जहाँ पर कई सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता दूँ, ये ट्रेंगल है आपका। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंगल है, एस है, जेड है। ठीक है, और ये वाला सिंबल है, अर्धचंद्राकार डार्क है, सर्कल है आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी चीज़ें मैंने बनाई है, इसका मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में देखा जाए तो 5 नंबर पे आपको जो मैंने लिखा है कि उत्तर पूर्वी खनिज पेटी, अरावली क्षेत्र खनिज पेटी, यहाँ पर आपको कॉपर भी मिलेगा, कॉपर के साथ में ऑयल एंड गैस फील्ड भी मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा, आपको जिंक भी मिलेगा। और जिंक के साथ में आपको देखेंगे तो यहाँ पर ए सिंबल आपको जो बताया गया है, जिसे आप कहेंगे जेड हो गया आपका, एस जो सल्फर भी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है राजस्थान में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, तो यहाँ पर कॉपर सबसे ज़्यादा देखिएगा, कॉपर क्या, यहाँ पर कोल मतलब आपका कोयला सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए एक बात और कही जाती है मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र की पेटी के लिए, एक बात और नोट कर लेना कि इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, रूर क्षेत्र। ठीक है, रूर जर्मनी का एक स्थान है जहां पर कोयले के सर्वाधिक भंडारण है। उसी प्रकार का आपका जो झारखंड है, ये छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में कोयले के प्रचुर भंडार मौजूद है, इसीलिए हमने कहा कि इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। मध्यवर्ती के बगल में आपका है, जिसे आप कहेंगे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की पेटी या पूर्वी खनिज पेटी भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि भारत में सबसे बड़ी खनिज की पेटी है। उसी को कहा जाता है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की मेखला या छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की पेटी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में और मिलेगा आपको, आयरन और भी मिलेगा, कोयला तो मिलेगा ही सही, साथ में आपको यहाँ पर मैग्नीज मिलेगा, मैग्नीज के बाद आपको कॉपर भी मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना ऑयल और गैस फील्ड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बॉक्साइट देखेंगे तो बॉक्साइट की अंश भी नहीं है यहाँ पर आपको माइका मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखेंगे तो सल्फर भी नहीं है। तो मेनली आपका आयरन और कोल मतलब कोयला, आपका मैग्नीज, कॉपर और माइका, ये चीजें आपको छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब देखें एक क्षेत्र हो जाएगा आपका 2 नंबर पर नीचे तक विस्तारित, आपका तेलंगाना क्षेत्र भी आ जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की सीमा में फैला हुआ मध्यवर्ती क्षेत्र की पेटी है। यहां पर कोयले के भंडारण है, कोयला तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में कॉपर का भी भंडारण है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, बालाघाट में जो भारवेली खदान है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और तांबे के लिए मलाजखंड प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर में तो ये मध्यवर्ती खनिज पेटी के अंतर्गत ही आता है, जहां पर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला भी आ जाता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, सिवनी, आप अनूपपुर देखेंगे, जबलपुर वाला क्षेत्र देखेंगे, कटनी देखेंगे, और फिर आप ऊर्जा संसाधन वाले भी देखें तो ये भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाएगा। तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र की पेटी हो जाएगी। दक्षिण क्षेत्र की पेटी में जो देखेंगे तो इधर तो आपका हो जाएगा जो डार्क लिखा हुआ कोल और आयरन ओर के बारे में लिखा, तो ये कुद्रेमुख जो पहाड़ी है कर्नाटक की, वो आपकी किसमें आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की खनिज पेटी में आ जाएगा। आपका कर्नाटक का जो बाबा बुदान पहाड़ी पर कुद्रेमुख पहाड़ी है। ठीक है, यहां पर आप मेंशन कर लेना कि यहां पर कुद्रेमुख जो खनिज क्षेत्र है, यहां पर आपको मिलेगा। भारत में एक स्थान ऐसा है जहां पर लौह अयस्क का सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क, जिसे आप कहेंगे हेमेटाइट, तो हेमेटाइट प्रकार का आपको लौह अयस्क कहां पर मिलेगा, हेमेटाइट लौह अयस्क मिलेगा आपको कुद्रेमुख में, जो कि किस पठारी क्षेत्र की पेटी में है, आपका हो जाएगा दक्षिण
पश्चिम पठारी क्षेत्र की पेटी में कुद्रेमुख का में मिलेगा आपको हेमेटाइट लौह अयस्क। लेकिन भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो लौह अयस्क है वो हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। हम पढ़ेंगे अभी लौह अयस्क के बारे में, एक एक चीजें करके देखेंगे, ठीक है। तो ये मोटे मोटे रूप में मैंने आपको खनिज क्षेत्र की पेटियों के बारे में बतला दिया। अब मैं आपको स्लाइड के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से सारे खनिजों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें नोट कर लेना, ठीक है। चलिए यहां पर हम एक एक खनिज को देखेंगे। सबसे प्रमुख खनिज के बारे में मैंने एक डाटा तैयार किया है, शायद आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसमें देख लेता हूं एक बार, ठीक है। हाँ, अच्छे से आपको विजिबल होगा, मेरा फॉन्ट भी ज़्यादा बड़ा रखा है, थोड़ा और अगर आप बड़ा करने का कहें तो मैं और इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। प्रमुख खनिज संसाधन है, सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें लौहांश की मात्रा मौजूद होती है उसी को आप क्या कहेंगे कि लौहांश की मात्रा है इसमें मौजूद, तो यह लौह धात्विक खनिज हो जाएगा आपका। ये क्या हो गया है, एक सेकेंड, चलिए देखिएगा। यहां पर भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहां एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित क्षेत्र है, मतलब जो लौह अयस्क का भंडारण पाया जाता है। अब यहां पर दो अयस्कों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर दो अयस्कों के नाम लिखे हुए हैं, एक हो जाएगा आपका हेमेटाइट और एक हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। तो ये हेमेटाइट मैंने आपको बताया कि यह आपका कहां पर मिलेगा, कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख की अभी मैंने आपको क्षेत्र की अवस्थिति बतलाई थी इसके जस्ट पहले मैप के माध्यम से, कि यह कुद्रेमुख में जो हेमेटाइट लौह अयस्क का प्रकार पाया जाता है यह बाबा बुदान की पहाड़ी पर अवस्थित कुद्रेमुख है, जो कर्नाटक क्षेत्र में अवस्थित है। हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है ये आपको छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में मिलेगा, छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हेमेटाइट प्रकार का कोयला लौह अयस्क देखने को मिलेगा। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है, याद रखना आप, कौन सा स्थान है विश्व में, 4th नंबर पर है आपका लौह अयस्क के उत्पादन में। रैंकिंग ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लौह अयस्क के उत्पादन में 4थी रैंक हो जाएगी भारत की विश्व के संदर्भ में। हेमेटाइट कोयले की बात, हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की बात करें तो 79% भारत के पूर्वी क्षेत्रों, मतलब पूर्वी क्षेत्रों का अंतर्गत मतलब आपका छोटा नागपुर का पठार। मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को ही पूर्व का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। तो पूर्व का पठारी क्षेत्र मतलब आपका असम भी आ जाएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल मान लिया जाएगा। इसके बाद में मैग्नेटाइट कोयले की बात करें, मैग्नेटाइट कोयले का 39% भंडारण भारत के दक्षिण क्षेत्रों में आपको मिलेगा, जिसमें आपका कर्नाटक भी आ जाएगा, केरल आ जाएगा, तमिलनाडु, गोवा, लेकिन मेनली आपका कौन सा है, कर्नाटक को ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक अकेला मैग्नेटाइट का 72% उत्पादन करता है। अच्छा, यहां पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट का यहां पर और हेमेटाइट का ये इधर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कर्नाटक अकेला मैग्नेटाइट का जो लौह अयस्क का एक प्रकार है जिसे आप कहेंगे लगभग भूरा कोयला, भूरा लोहा, ठीक है। भूरा लोहा होता है आपका, लौह अयस्क होता है, भूरा कलर इसका होता है, जिसमें लगभग 40 से 70% लोहांश की मात्रा मौजूद होती है, तो वही है आपका मैग्नेटाइट। जो हेमेटाइट होता है इसमें 70 से अधिक प्रतिशत तक लोहांश की मात्रा मौजूद होती है, जिसे आप काला भी, इसका कलर जो रंग होता है इसे काला लौह अयस्क भी आप कह सकते हैं। जो मैग्नेटाइट होता है यह भूरा लौह अयस्क होता है, जबकि आपका हेमेटाइट होता है जिसमें लोहांश की मात्रा सबसे ज्यादा होने के कारण इसे काला लौह अयस्क कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहां पर हमने कुछ डेटा की बात की, इसके आगे हम बढ़ेंगे। यहां पर भारत में जो खनिज संसाधन के जो लोहे के 4 अयस्क है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। लोहे के 4 प्रकार के अयस्क, चारों के नाम यहां पर एक साथ में मेंशन कर देता हूं पहले, फिर आपको सारी चीजें एक एक करके मैं बतला दूंगा, ठीक है। देखिएगा लौह अयस्क के जो 4 प्रकार होते हैं, सबसे पहले होता है आपका हेमेटाइट, फिर होता है आपका मैग्नेटाइट, फिर होता है आपका लिमोनाइट और एक होता है आपका सिडेराइट। एक छोटी सी बात यहां पर मेंशन कर दूंगा सिर्फ मैं, 70 से अधिक लोहांश, 70 से अधिक लोहांश, 40 से 70% लोहांश, और यहां पर देखेंगे तो 30 से 40% लोहांश, और लास्ट में जो सिडेराइट है इसमें 30 से कम लोहांश।
ये सारी बातें आपको आगे मिल जाएगी स्लाइड के माध्यम से, जिसे मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि लोह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सबसे अच्छा अयस्क आपका कौन सा हो जाएगा? लोह अयस्क हेमेटाइट। भारत में इसके कम भंडारण है, लेकिन हेमेटाइट के प्रचुर भंडार है। जो गोंडवाना क्षेत्र है आपका, जिसमें आप छोटा नागपुर के पठार को सर्वोपरि रखिएगा, तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में आपको मैग्नेटाइट प्रकार का कोयला भी मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं कोयला बोल रहा हूं, लोह अयस्क मिल जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटाइट के बारे में लिखा है यहां पर, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है, जो मैंने आपको कहा है ये मैग्नेटाइट आपका। ठीक है, यहां पर परसेंटेज ऊपर नहीं चाहिए, इसको ऐसे कीजिएगा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट के कम भंडार है और हेमेटाइट के प्रचुर भंडार है। तो यहां पर देखिएगा, इसे काला लोहा कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 72, मैंने कहा 70 से अधिक % लोहांश पाया जाता है। तो 70 से अधिक % आपके लोहांश मौजूद होते हैं मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट के भंडारण में देखें तो आप 3 राज्यों के नाम प्रमुख तौर पर ध्यान रखना, ये आपके करंट से संबंधित है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट के भंडारण मिलेंगे, और यह क्षेत्र आपको मिलेगा कुद्रेमुख वाला, कुद्रेमुख। ठीक है, जो कि बाबा बुदान की पहाड़ी पर है। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी पर यहां पर देखने को मिलेगा। फिर आपका दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 13%, राजस्थान में 7%, तमिलनाडु में 4%, उसके बाद में गोवा। एक हायरार्की आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बस इतना। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में भंडारण की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। अब यहां पर देखना, ये बात कर रहे थे हम किसका? मैग्नेटाइट का। अब आ जाएगा आपका हेमेटाइट के बारे में। रंग इसका लाल और भूरा होता है। लोहांश की मात्रा 60 से 70% होती है। भारत में अधिकांश लोहा इसी प्रकार का पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए आप राज्यों का क्रम भी देखेंगे तो उड़ीसा, झारखंड के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र इसमें मेनली आप देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हेमेटाइट के भंडारण में ओडिशा सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका झारखंड, और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। बस यहां तक 3 क्रम आपको मेनली ध्यान रखना है, बाकी कर्नाटक फिर गोवा का नंबर आ जाता है। तो ओडिशा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोह अयस्क भंडारित है? तो आप कहेंगे कि हेमेटाइट। फिर आपसे पूछे कर्नाटक में कौन सा सबसे ज्यादा भंडारित लोह अयस्क है? तो वो हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट, जिसमें लोहांश की मात्रा लगभग 70 से अधिक होती है। लिमोनाइट की बात करें तो लिमोनाइट में देखिएगा पीला रंग इसका होता है। लोहांश की मात्रा 40 से 60% होती है, और ये आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में देखने को, ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज में मिलता है। इतना कोई इसका रैंक नहीं देखना है, इतनी मात्रा भी नहीं मौजूद होती है। सिडेराइट की बात करें तो भूरा रंग का होता है इसका, और अशुद्धि, सर्वाधिक अशुद्धि वाला लोह अयस्क कौन सा हो जाएगा आपका? सिडेराइट। लोहांश की मात्रा 40% से कम होती है। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है ये। ठीक है, अब यहां पर देखना, लिमोनाइट और सिडेराइट दोनों निम्न कोटि के लोह अयस्क माने जाते हैं। सिडेर नीचे वाले दोनों जो है आपका, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट को छोड़ दीजिए, फिर सिडेराइट और लिमोनाइट जो है ये निम्न कोटि के लोह अयस्क माने जाते हैं। जैसे कि कोयले में भी हम पढ़ते हैं, पीट होता है आपका। ठीक है, पीट जो होता है या लिग्नाइट आपका होता है, जो पीट और लिग्नाइट जो होता है कोयला, वो सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन के संदर्भ में देखें तो ओडिशा है आपका। देखिएगा यहां पर, ये भंडारण में यहां पर लिखा हुआ है आपका, देखिएगा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ओडिशा राज्य जो है आपका, ओडिशा में सबसे ज्यादा भंडारण किसका है आपका? लोह अयस्क का। देखिए लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण देखिए ओडिशा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर बात करें तो आपका हो जाता है कर्नाटक। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर, ये तीनों क्रम ध्यान रखना। लगभग 50+% का जो उत्पादन होता है कुल, तो वो होता है आपका कहां पर? ओडिशा में। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि सर्वाधिक उत्पादन में लोह अयस्क का उत्पादन क्रमशः देखें तो ओडिशा में सबसे ज्यादा होता है, 50+ योगदान करता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ होता है 18% और कर्नाटक होता है 16%, झारखंड का 10% यह लोह अयस्क में उत्पादन में योगदान देता है। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखना। भारत में लोह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्पादन राज्य में आपका कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, यहां पर देखिएगा भंडारण, यहां पे उत्पादन के क्रम में ओडिशा हो गया, भंडारण के क्रम में आपका कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, दूसरे पे ओडिशा, तीसरे पे झारखंड। ये क्रम आपको याद करना है बार बार। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रामबाण है, कुछ ऐसा बता दिया जाए तो याद हो जाए। ये क्रम आपको बार बार देखते हुए चलना है। ठीक है,
फिर लो अयस्क के क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र आप देखिएगा, मैं मैप में भी आपको बता दूंगा, मैप आपको यहां पर दिखाऊंगा कि ओडिशा में अब आपको क्या करना है प्रीलिम्स के लिए इसमें कि क्या चीजें आपको मेनली ध्यान रखना है। यहां पर जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों के नाम आपको ध्यान होना चाहिए। आपसे पूछेंगे, एक तरफ राज्य लिखा होगा, दूसरी तरफ उसके खनिज क्षेत्र लिखे होंगे। जैसे कि बादाम पहाड़ की बात करें तो ये आपका ओडिशा में है, मयूरभंज की बात करें तो गुरुमहिसानी, सोलीपत, बोनाईगढ़ या सुंदरगढ़ से हो जाएगा। एक कटक वाला क्षेत्र जो ओडिशा के अंतर्गत ही है, बांसपानी, ये क्षेत्र आपका किरुबिरु वाला क्षेत्र, ये सब कहां पर हो जाएगा। मेनली आपको क्या क्या ध्यान रखना है, बादाम पहाड़, मयूरभंज, गुरुमहिसानी, किरुबिरु याद रखना है और उसके बाद आपको सुंदरगढ़ ध्यान रखना है। जहां पर मैंने राइट लगाया वो नाम आपको ध्यान रखना, बादाम पहाड़, आपका गुरुमहिसानी के बाद किरुबिरु, उसके बाद में सुंदरगढ़ और एक हो जाएगा आपका सोलीपत, तो रहने दीजिएगा, मयूरभंज एक हो जाएगा। ठीक है, बादाम पहाड़, मयूरभंज, गुरुमहिसानी, बार बार इसको आप बढ़ेंगे तो आपको चीजें याद होगी। तो ओडिशा राज्य के अंतर्गत तटीय क्षेत्र है, वहां पर आपको बादाम पहाड़ मिलेगा, मयूरभंज, गुरुमहिसानी, उसके बाद में सुंदरगढ़ और लास्ट में किरुबिरु, ये जो है आपके लौह अयस्क के क्षेत्र हो जाएंगे। लेकिन लौह अयस्क में कौन सा, ये हो जाएगा आपका हेमेटाइट किस्म का कोयला। क्लियर है, जो द्वितीय श्रेणी का सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क ध्यान रखना, कोयला अगर निकल रहा है तो। ठीक है, झारखंड की बात करें तो सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम बोल दिया जाता है, लेकिन सिंहभूम ध्यान रखिएगा। तो सिंहभूम हो जाएगा, नौवा मंडी हो जाएगा, ठीक है, पलामू हो जाएगा, सुंदरपुर हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, आपका हजारीबाग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हजारीबाग याद करना है, सिंहभूम याद करना है, नौवा मंडी याद रखना है और पलामू याद रखना है, धनबाद याद रखना है। तो ये 5 नाम आप ध्यान रखना झारखंड से संदर्भ में कि धनबाद, नौवा मुंडी, देखिए ये नौवा मुंडी है आपका, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नौवा मुंडी। ठीक है, ये नौवा मुंडी आपका, सिंहभूम, नौवा मुंडी, पलामू, सुंदरपुर, धनबाद और एक हजारीबाग। सुंदरपुर ना भी रखे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिंहभूम एक बार फिर से उड़ीसा में देख लेते हैं। बादाम पहाड़ हो गया, गुरुमहिसानी हो गया, मयूरभंज हो गया, उसके बाद में किरुबिरु हो गया और लास्ट में आपका सुंदरगढ़ हो जाएगा। उसी प्रकार झारखंड में देखें तो पश्चिमी सिंहभूम जो कि आपका नौवा मुंडी के करीब है, नौवा मुंडी भी ध्यान रखिएगा, पलामू एक हो जाएगा, धनबाद और हजारीबाग। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, देश में सबसे पहले लोहा का खनन झारखंड के सिंहभूम में 1904 में शुरू हुआ था। ये एक फैक्ट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। कर्नाटक की बात करें तो ये कुद्रेमुख है, ये कुद्रेमुख नहीं होकर ये क्या है आपका केंद्र, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में मैंने कहा कि हेमेटाइट प्रकार का कोयला आपको देखने को मिलेगा, जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, जिसमें 70 से अधिक प्रतिशत की मात्रा के रूप में लोहांश की मात्रा मौजूद होती है। ये बाबा बुदान है आपका, बाबा बुदान वाला क्षेत्र शिमोगा हो जाएगा, चिकमंगलूर हो जाएगा, हासपेट हो जाएगा, बेल्लारी हो जाएगा, चित्रदुर्ग हो जाएगा। सभी नाम काफी महत्वपूर्ण है, तुमकुर और बीजापुर, सभी याद रखना है इसमें। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इंपोर्टेंट नहीं है, सभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुद्रेमुख, बाबा बुदान, शिमोगा, चिकमंगलूर, हासपेट, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बीजापुर। आपको क्या करना है, मैप लेना है, मैप में लौह अयस्क के बारे में करने, तो लौह अयस्क में कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जगह है, बस वहां पर नाम मेंशन कर देना है। जैसे कि आपने ये मैप बनाया और मैप बनाने के बाद जैसे मैंने कहा कि ये कर्नाटक है आपका, तो कर्नाटक में ऐसे लिखिएगा, यहां पर एक क्रम से आप सारे नाम लिख दीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ध्यान रहे कि मैंने कर्नाटक के बारे में इस और इतने सारे नाम लिखे थे। उस नाम के क्रम में आपको क्या होगा कि वो चीजें आपको तत्काल याद आ जाएगी कि मैंने लिखा था इधर कुद्रेमुख, इधर ही मैंने शिमोगा लिखा, इधर ही मैंने लिखा था आपका बाबा बुदान, इधर ही चिकमंगलूर लिखा, चित्रदुर्ग लिखा, तुमकुर लिखा, बीजापुर लिखा। ये चीजें आपको वहां पर रिकॉल हो जाएगी। कुद्रेमुख खान होता है जो ये आपका मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क होता है, इसका एक प्रमुख निर्यात की इकाई के रूप में देखा जाता है और कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है। यहाँ लौह अयस्क करदम जो है आपका स्लूरी, ठीक है, के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट पत्तन पर भेजा जाता है, मतलब वहां पर पोर्ट में भेजा जाता है, मंगलूर बंदरगाह पर पहुंचाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला काफी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी यंत्रकृत खान है ये, दल्ली राजहरा भी है ये, बेलाडीला के दंतीवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, यहां से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा कोरिया तक निर्यात किया जाता है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र के लौह अयस्क को। ठीक है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, रत्नागिरी में भंडार हैं, तमिलनाडु में देखें कोयम्बटूर, मदुरई, सैलम, नीलगिरी, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, गुंटूर, नेल्लोर हो जाएगा। तमिलनाडु में आपका करीमनगर, वारंगल, पश्चिम बंगाल में दामोदर श्रेणी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा।
गोवा में हो जाएगा आपका अदुलमाले, ऊषा, बिछोलिन, डालडा, ठीक है, ये सुल्ला, पिरना, ये नाम आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे, लेकिन मेनली आपको मैंने ऊपर वाले बताए, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। बॉक्साइट के बारे में देखिए, बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये शब्द याद रखिएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाएगा आपका बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ही प्रमुख अयस्क होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेटों के से संबंध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों में के विघटन से इसकी प्राप्ति होती है, यानी यह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है। अवशिष्ट इतने बातें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है, जो कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मौजूद होता है, या इसका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बॉक्साइट मुख्य रूप से क्रेटेशियस युगीन संरचना में पाया जाता है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों तथा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में भी यह पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात मिल गई आपको कि एक तो प्रायद्वीपीय पठारी, भारत के पठारी क्षेत्रों में, और उसके बाद में पर्वत श्रेणी जो दक्षिण भारत की या तटीय क्षेत्रों से संलग्न है, वहां पे आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। बॉक्साइट का उपयोग तो हटाइए इसको, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, बॉक्साइट का अधिकांश निक्षेप पूर्वी तटीय भाग ओडिशा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और नालको, ठीक है, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, क्या है इसका अर्थ, इसका जो मुख्यालय है आपको वो मिल जाएगा आपका ओडिशा के कोरापुट में, दामनजोड़ी जगह का नाम है, वहां पर मिल जाएगा आपको कौन, नालको, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एल्यूमिनियम, ये लिख रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, LIT, ठीक है। तो ये दामनजोड़ी आपका कोरापुट, आप अगर ध्यान रहे तो ये मेन ध्यान रखना, ओडिशा में है कोरापुट, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, और ये बॉक्साइट उत्पादन की एक प्रमुख कंपनी है, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन की प्रमुख कंपनी, कुल उत्पादन 36% अकेले ये करता है। उसके बाद 2020-21 के अनुसार देखें तो ओडिशा, पूरा राज्य की बात कर रहे हैं, ओडिशा भारत के कुल उत्पादन का अकेले ही कितना 76, इस 76 में से भी 36 तो केवल एक जगह से आपका कौन सा है, वो दामनजोड़ी में या कोरापुट उड़ीसा के अंतर्गत है। नालको एक बॉक्साइट संयंत्र है आपका, बॉक्साइट कंपनी है, उत्पादक कंपनी, जहां पर इसका उत्पादन 36% होता है। ओवरऑल ओडिशा में पूरे इंडिया का 76% उत्पादन होता है। उत्पादक कंपनी में 3 कंपनी के नाम प्रमुख ध्यान रखिएगा, नालको मैंने बता दिया, बाल्को हो जाएगा भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हो जाएगा। हिंडाल्को हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, IND का मतलब क्या हो जाएगा पूरा आपका, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, हिंडाल्को है ये आपका, हिंडालो लिखा है यहां पर, हिंडाल्को है ये, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, SC, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका हिंडाल्को। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जो कि उत्तराखंड के रेणुकूट में है, और ये आपको मिलेगा सोनभद्र के आसपास, सोनभद्र जिला है, ठीक है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कर्नाटक में बेलोगावी है, मूरी आपका रांची में हो जाएगा, झारखंड के अंतर्गत है, लेकिन आपको ये नालको, बाल्को और हिंडाल्को तीनों याद रखना है। नालको हो जाएगा आपका ओडिशा के कोरापुट, बाल्को हो जाएगा छत्तीसगढ़ के कोरबा, हिंडाल्को हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, जो आपका सिंगरौली है उसी के पास में है ये, ठीक है। भारत में बॉक्साइट का अब यहां पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है, चलिए देखिएगा, ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका, बॉक्साइट का, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 76% उत्पादित करता है। ये पूरा पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा, यहां पर भी लिखा हुआ है, ओडिशा है, दूसरे नंबर पर आपका झारखंड है, तीसरे नंबर पर आपका गुजरात हो जाएगा, किसका, बॉक्साइट के उत्पादन के आधार पर हमने हायरार्की देख लिया है, ओडिशा इसमें पहले नंबर पर है। फिर छत्तीसगढ़ भी देख लेंगे आप। भंडारण के मामले में देखें तो ओडिशा आ जाता है पहले नंबर पर। भंडारण देखिए, उत्पादन में भी कौन, ओडिशा 76%, उसके बाद में भंडारण में 41% भंडारण ओडिशा में मिलेगा। सेकंड नंबर पे यहाँ गुजरात है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ओडिशा में कौन कौन से क्षेत्र है, कालाहांडी, ये क्षेत्र याद रखिएगा, कालाहांडी, कोरापुट, और उसके बाद बोला, ये यहाँ पे मैं टिक कर देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा, कालाहांडी, कोरापुट, ये सुंदरगढ़ है आपका, ठीक है,
सुंदरगढ़, उसके बाद आपका हो जाएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। और ओडिशा का जो कालाहांडी है और कोरापुट जो जिला है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताई दिया आपको, कालाहांडी और कोरापुट, और एक सुंदरगढ़। ठीक है, सुंदरगढ़ है ये। गुजरात के अंतर्गत देखिए तो भावनगर, कच्ची की खाड़ी, जामनगर, ये इंपॉर्टेंट है आपके, कच्ची खाड़ी, जामनगर और भावनगर। ठीक है, गुजरात के अंतर्गत बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। पलामू देखें, दुमका, लोहरदगा, ये तीनों, पलामू, दुमका और लोहरदगा, ये झारखंड के क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे तो बॉक्साइट का उत्पादन या बॉक्साइट के से संबंधित क्षेत्र की पेटी यहाँ पर मिलेगी, बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा है। ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। तमिलनाडु क्षेत्र में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, सैलमपेटी, शेवराई पहाड़ी है, शिवराई नहीं है, शेवराई पहाड़ी हो जाएगी। तेलंगाना में भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का तो ये देख लीजिएगा, शहडोल, मंडला, कटनी, सतना और शिवपुरी, जबलपुर, बालाघाट वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका बॉक्साइट के लिए। ठीक है, कर्नाटक के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदान पहाड़ी क्षेत्र, बेलगांव। इसके बाद अब तांबे के अंतर्गत देखते हैं। भारत में तांबा प्राचीन केदार कुड़प्पा, ठीक है, जो प्राचीन रवेदार है ये आपका। ठीक है, इसको सही साथ लिख लीजिएगा, रवेदार। अधिकांश जो खनिज जो होते हैं ये रवेदार ही होते हैं आपके। ठीक है, रवेदार कुड़प्पा अरावली संरचना की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तांबा मैंने बतलाया था आपको। और इसमें मिश्र धातु, आघात वर्धनीयता, क्योंकि आघात वर्धनीयता तांबा एक प्रकार का क्या हो जाएगा आपका, अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत इसे रखा जाता है। यहां पे मेंशन कर लेना, ये क्या हो जाएगा आपका, अलोह धात्विक खनिज। ये अलोह धात्विक खनिज है, तो अलोह धात्विक खनिज होने के साथ ये तांबा जो है आपका, यह कुडप्पा या आप कहें कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचनाओं में देखने को मिलेगा। और यह आघात वर्धनीयता, आभूषण को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है। सोने के जो गहने होते हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए मिश्रण के रूप में तांबे का प्रयोग किया जाता है, आपको पता भी होगा। ऊष्मा विद्युत दोनों का ये बहुत अच्छा चालक होता है, क्योंकि धात्विक खनिज है, वो तो मैंने पहले ही बतला दिया आपको। तांबा का अधिकतम उपयोग बिजली के उपकरणों इसमें किया जाता है, आपको पता ही है ये भी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तांबा का कहां पर उत्पादन होता है वो देखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तांबे में कौन सा है, मलाजखंड आपका, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है, मध्य प्रदेश का एक जिला है आपका बालाघाट, बालाघाट में है आपका मलाजखंड, मलाजखंड। ठीक है, मलाजखंड है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक। मलाजखंड ये खान है, किसकी खान है, ये आपका हो जाएगा तांबे की खान। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर। फिर झारखंड देखिएगा, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में आप देखें तो यहाँ पर खेतड़ी आपको आ जाएगा। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान में मिल जाएगा, अभ्रक के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। सर्वाधिक भंडारण में राजस्थान का नाम आ जाता है, क्योंकि राजस्थान, मैंने बताया आपको कि कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचनाओं में तांबा पाया मौजूद होता है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक इसका क्या है, भंडारण। अरावली पर्वतीय क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी, सिंघाना मैंने बता दिया, खोदरीबा। ठीक है, अलवर वाला क्षेत्र है, झुंझुनू वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का ये मलाजखंड है आपका। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, मलाजखंड बालाघाट जिला है, बैतूल जिले में भी होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखें। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करेक्शन करूंगा मैं, करेक्शन का नहीं मतलब आंध्र प्रदेश के कुछ नाम नीचे लिखा गए हैं और ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेकर। ठीक है, अग्निगुंडाला, गुंटूर, कुरनूल, चेलनीर, अनंतपुर, ये सब किस में हो जाएंगे आपके, ये सब हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी किसके नाम हैं आपके, आंध्र प्रदेश के। और यहां से आप देखेंगे घाटशिला, सुरदा, सिंहभूम जिला, ये ऊपर वाले नाम परगना तक। ठीक है, परगना तक ये नाम किसके अंतर्गत हो जाएंगे आपके, झारखंड के अंतर्गत। ये थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेना, ये झारखंड के नीचे शो नहीं कर रहा है इसमें। घाटशिला, सुरदा जो पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत है, सोनामाखी और राखा, मौसाबानी। ठीक है, राजदाहा, संथाल परगना। ठीक है, ये है आपके झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में देखें तो अग्निगुंडाला और गुंटूर, कुरनूल और अनंतपुर, ये जिले आप याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण के बारे में कुछ फैक्ट देखें
तो यहाँ पर देखिएगा तांबे के उत्पादक या उत्पादन व भंडार की दृष्टि से भारत के 3 महत्वपूर्ण जिले हैं। एक राजस्थान का झुंझुनू जिला है, जो कि खैतड़ी जो आपको वहाँ पर खदान है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। बालाघाट जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पर आप मलाजखंड एक खदान देखेंगे तांबे से संबंधित। ये 2 महत्वपूर्ण है, राजस्थान में खैतड़ी जो कि झुंझुनू के अंतर्गत है, और मध्य प्रदेश में मलाजखंड जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। खैतड़ी की तांबे खाने जो राजस्थान में है, जो सिंधु काल से ही उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तांबे में टिन मिश्रण करने पर कांस्य और जस्ता मिलाने पर पीतल बनता है। ये मिश्र धातु आप साइंस में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, यहाँ पर मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा। घाटशिला खैतड़ी मलाजखंड में खनन क्षेत्र के अलावा ताम्र शोधन केंद्र भी है। ठीक है, कुछ और बातें देखते हैं। भारत में तांबे का उत्पादन मांग, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। मैग्नीज के बारे में देखिएगा, जो मैग्नीज में भी मध्य प्रदेश का नाम आएगा। भारवेली खदान है, बालाघाट के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग लोहा अयस्क को गलाने में किया जाता है, और इसे काले रंग की कठोर धातु कहा जाता है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचनाओं में मौजूद होती है। काले रंग की कठोर धातु होती है और धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचनाओं में मौजूद होती है। धारवाड़ किससे बनी होती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचनाओं इसके माध्यम से बनी होती है। यह किसके ऊपर पाई जाती है? यह विंध्यन क्रम के, जो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानी संरचना के रासायनिक भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है आपकी कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना है। जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का ध्यान रखना। शुष्क बैटरी में, कांच उद्योग में, विभिन्न रासायनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्रमुख अयस्क साइंस में भी आप देख लेंगे। मैग्नीज के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? साइलोमेलिन है, ब्रोनाइट है, मैग्नेटाइट है, पायरोल्यूसाइड भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत मैग्नीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। भारत केवल कच्चा मैग्नीज ही निर्यात करता है। रंग इसका सिल्वरी ग्रे, सिल्वर धूसर होता है। ये अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि आपका धात्विक प्रकार का खनिज होता है। स्टील निर्माण में इसका प्रमुख उपयोग होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के बारे में 90% मैग्नीज धारवाड़ क्रम की शेल क्रम की चट्टानों संरचना में पाया जाता है। ये धारवाड़ नाम इसलिए पड़ा, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है, वहां पर सबसे पहले कुडप्पा क्रम की चट्टानी संरचना मिली, इसलिए कुडप्पा रख दिया। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानी संरचना मिली, तो धारवाड़ क्रम की दूसरी चट्टानी संरचना का नामकरण हुआ। सर्वाधिक उत्पादन में देखिए मैग्नीज में, तो मैंने कहा मध्य प्रदेश का वही क्षेत्र है आपका जो भारवेली खदान है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीज की कौन सी खदान है? बालाघाट में भारवेली या भरवेली ऐसे बोला जाता है। ठीक है, भारवेली ये आपका कहां पर है? बालाघाट में। ठीक है, महाराष्ट्र फिर आपका हो जाएगा सर्वाधिक भंडारण में कर्नाटक, ओडिशा। ठीक है, यहां पर आपको क्रम थोड़ा इधर उधर लगेगा तो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर ओडिशा, चौथे नंबर पर कर्नाटक। ठीक है, उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन में मैंने बतलाया है कि मध्य प्रदेश का पहला, महाराष्ट्र का दूसरा, ओडिशा का तीसरा, चौथा कर्नाटक का। सर्वाधिक भंडारण के मामले में देखें तो ओडिशा का फर्स्ट, कर्नाटक का सेकंड, मैं जो बोल रहा हूं नोट कर लीजिएगा। ओडिशा का फर्स्ट, कर्नाटक का सेकंड, मध्य प्रदेश का थर्ड और महाराष्ट्र का फोर्थ। ठीक है, ये एक लेटेस्ट डेटा है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्र कौन से हो जाएगा आपका? क्योंझर, सुंदरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, सुंदरगढ़ के बाद देखें तो आपका बोनाई, कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, ये क्षेत्र अपन देखते आ रहे हैं। बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कर्नाटक का बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़, शिमोगा। ठीक है, इनको देखिएगा। ये ऐसा ही है, स्लाइड पे मैं आपको बस शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आपको बस मैंने जैसे बतलाया मैप बनाना है, राज्य संबंधित क्षेत्र लोकेट करना, वहां पर कौन कौन से क्षेत्र किससे संबंधित है मैप में बना लेना, अलग अलग खनिज अयस्क का अलग अलग मैप। ठीक है, ऐसे याद होगा, ऐसा पेज बिगड़ेंगे नहीं, आपकी चीजें स्थायी रूप से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका महत्वपूर्ण चीजें कुछ खनिजों के बारे में। एक प्राकृतिक खनिज होता है तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा कर लेंगे। तो कल की क्लास में मैं आपको एनर्जी रिसोर्स के बारे में या ऊर्जा संसाधन के बारे में बताऊंगा, जहां पर हम ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।